अस्सलाम वालेकुम। सियासी मामलात की तरफ नज़र डालें तो एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल है और दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान मदारिस बिल के ऊपर वो नाराज़ और खफा हैं। दोनों से मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आज एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान से MQM का एक वफ़द मुलाकात कर रहा था और उनकी सपोर्ट और हमायत में था कि हम मदारिस बिल के ऊपर उस पोजीशन को सपोर्ट करेंगे जो मौलाना फजलुर रहमान की है, और दूसरी तरफ वलीमा खान और बाकी लोग PMLN की लीडरशिप वो अपनी अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बयानात दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ख्वाजा आसिफ का आज का बयान सुनाता हूँ कि टॉक्स होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, दिखाइएगा। तो मुज़ाकरात की कोई बाज़ाब्ता कोई शुरुआत जो है नहीं की गई। ये बातें कि कमेटी बन गई है, कोई रिस्पांस जो है उसी वक्त हो सकता है कि सब्सटेंटिव किस्म का इनिशिएटिव लिया जाए। जो रेंजर्स शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनको किसने मारा है उनकी कंडेमनेशन करे ना। कंडेमनेशन भी जो है उसमें भी इक्विटी होनी चाहिए। ये गन पॉइंट के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि आप बार बार जो है इस्लामाबाद पे हमला करें। आप सिविल नाफरमानी की आपने बंदूक तानी हुई है। मेरा ख्याल है लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज, उसके बाद बातचीत कर लेंगे। तो धमकी से जो है मामलात हल नहीं होते। ख्वाजा साहब के जवाब में हलीमा खान ने दूसरी तरफ से इमरान खान के हवाले से क्या बयान दिया वो भी दिखाइए। इमरान खान ने कहा मुझे मुल्क की फिर भी फिक्र है, मैं थोड़े दिन इंतजार कर लेता हूँ, ये 2 मुतालबात पूरे कर दें हुकूमत, यही कहकर उन्होंने अपने पार्टी वालों को भेजा। 2 मुतालबात ये पूरे कर ले, नहीं तो इमरान खान ने कहा है कि मैं बड़ी जल्द, अगर ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दूंगा। ये आखिरी उनका पैगाम था। उन्होंने फिर से दोहराया कि अगर ये 2 मुतालबात जुडिशल कमीशन के और जो सारे कैद में बेगुनाह लोग हैं इनको आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं बिल्कुल रेमिटेंसेस रोकने की कॉल दे दूंगा। आज जो हमारे साथ पैनल में शुरका हैं, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ। डॉक्टर साहब खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं। शौकत साहब आपको भी खुश आमदीद। तारिक साहब, बातचीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अब शुरू हो जानी चाहिए। 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है तो अभी पिंग पोंग चल रही है कि वो दरख्वास्त पेश करेंगे तो फिर बैठे तरीक़ाकार निकालें आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, आपको याद होगा कि जब मैं पिछली दफ़ा आपके प्रोग्राम में आया था, ये तकरीबन हफ्ता पहले की बात है, और वो ग़ालिबन पहला दिन था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात और खुले दिल से और सियासी जमातों से भी और गवर्नमेंट से भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की थी, और मैंने इसे बड़ा खुशाइन करार दिया था, इसे वेलकम किया था, और मैंने ये भी साथ कहा था कि गवर्नमेंट बिल्कुल खुले दिल और खुले जहन के साथ मुज़ाकरात करेगी, हम इसके लिए तैयार हैं और यही वाहिद रास्ता है। मुज़ाकरात का जो दूसरा नाम है वो है सियासत। सियासत मुज़ाकरात है, मुज़ाकरात सियासत है। तो सियासत के बगैर मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर आपने आगे बढ़ना है और मुज़ाकरात में दुश्वारी क्या है सर? जब आप कहते हैं बात होनी चाहिए, ख्वाजा साहब कहते हैं, राना साहब कहते हैं, मेरे पास लिस्ट लिखी हुई है जिनके आज बयानात हैं, सब कहते हैं बातचीत होनी चाहिए, तो माने क्या है, रुकावट क्या है? नहीं, कोई रुकावट ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसके TORs क्या होने, उन्होंने बैठेंगे तो TORs तय करेंगे, हमारे कौन से नाम होने हैं, ये मेरा ख्याल है अगले 1 या 2 दिन में इसकी कोई ना कोई शक्ल ऐसी बन जाएगी कि आप होपफुल हैं कि 1-2 दिन में शक्ल बन जाएगी। मैं कुछ ऐसी बातें जानता हूँ कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएंगी। बड़ी खबर है जी, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर चलाएंगे कि अगले 1-2 रोज़ में पेशरफ्त हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बहुत मस्बत और ठोस पेशरफ्त होगी मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि दूसरी तरफ से 4 रुकनी कमेटी बनी हुई है, तो आप अगर बनाएं और बैठ जाएं तो फिर आगे का रास्ता तो वो बैठ के डिस्कस जो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है ना, थोड़ी सी उस बात को भी ज़रा मद्देनज़र रखें। हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, PMLN के बहुत सीनियर लीडर हैं, वज़ीर दिफा हैं, वो ये है कि अगर आप मुज़ाकरात के लिए आपने बात की है तो फिर उसके साथ जो दूसरा एलिमेंट आ जाता है ना कि कुछ इनके अपने लोग भी दाएं बाएं की बातें करते हैं और कुछ इमरान खान साहब भी साथ सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाई हुई है कि मैं वो भी करूँगा। जो उनके दीगर मुतालबात हैं, सर आंखों पर जब मुज़ाकरात शुरू होंगे जुडिशल कमीशन की भी बात भी आ जाएगी। जो बंदे रिहा करने की बात है, मैं आपको अनोथ ये बात बता रहा हूँ कि आज से कोई 5 या 6 दिन पहले मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया, हमारी PM हाउस में मैं था, मेरे साथ दूसरे MNA थे इस्लामाबाद के, और यकनिकाती एजेंडा था कि जो लोग गिरफ़्तार हैं उसमें सिर्फ उन लोगों को हमारी दरख्वास्त ये थी कि जो फुटेजेस में हैं तोड़ फोड़ करते हुए या पुलिस पे कोई आंसू गैस चलाते हुए या वॉट एवर पथराव करते हुए, उनके अलावा तमाम लोगों को छोड़ा जाए। और वो कितने लोग हैं जिनको छोड़ा जा सकता है? तकरीबन 500 के करीब है। 500 के करीब ऐसे हैं जिनको छोड़ा जा सकता है।
मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता छोड़ा जा सकता है, लेकिन तादाद उनकी इतनी है। और ये उसमें हमदर्दी उन लोगों के लिए भी जो ज़ाहिर है जिनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं कि वो 500 के करीब जो लोग हैं जो डायरेक्टली किसी को अटैक में इन्वॉल्व नहीं है उनको रिलीज़ कर दिया जाए। 500 में से सिर्फ उनको रखा जाए जो बरह रास्त किसी हमले में या किसी फसाद में शिरकत में है, वीडियो में है, उसके अलावा बाकी सबको रिहा किया जाए। ये उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी वज़ीर दाखिला को। फिर हमारी कोई पौने घंटे की मीटिंग वज़ीर दाखिला से, सेक्रेटरी दाखिला से हुई, और ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पुलिस को जारी की गई। पुलिस ने मेरे से रब्ता किया, क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा है ना, मैं इसकी भी नफ़ी करता हूँ कि यहाँ पर गिरफ्तारियाँ सिर्फ जो है वो पश्तूनों की हुई हैं या KP के लोगों की हुई हैं। हमारे अपने लोग यहाँ से, कई का ताल्लुक जो है वो हमारी जमात से था, पता नहीं जैसे भी है किस गलतफहमी की बुनियाद पे, किस शवायद की बुनियाद पे उनको गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, पंजाब से लोग पकड़े हुए थे, तो हमने फिर ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जारी करवाई कि उन लोगों को छोड़ा जाए। क्योंकि ये देखें ना, मामलात मुज़ाकरात की बात तो ये बाद में हुई है PTI की, मैं उससे पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि हम पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, मुल्क में इसको मामलात आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। के लिए कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होनी चाहिए। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आपकी जमात से ये जो प्री कंडीशन वाला बयान भी अलीमा ने कहा है कि ये 2 बातें मान लें, नहीं तो फिर वो रिमिटेंसेस रोकने का ऐलान कर देंगे। आपको अब कमेटी बनाई है तो खुले दिल से आगे बढ़े ना, अपने सारी ऑप्शंस मेज पे बैठ के डिस्कस करें। देखिए मलिक साहब, देखिए कमेटी काफी दिनों से बनी है और 7 नाफरमानी की तारीख का तो इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वो क्यों रुका अभी तक? जाहिर है, एक तो जो दुआया तकरीब थी वो 13 को थी, फिर वो चली गई 15 को। तो हमारे ख्याल था कि 15 के बाद हम उसकी खदुखाल, उसके तफसील के जी कैसे होगी, क्या होगा, नस्ल फरमानी। लेकिन बीच में जब ये जो कमेटी बन गई उसके बाद मामलात, हमारी ख्वाहिश थी कि जी मुज़ाकरात हो जाए और मुज़ाकरात में कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि मुल्क मुश्किल में, हम सब कहते हैं मुल्क मुश्किल में है और है, हकीकत में है। तो मुल्क मुश्किल है, मुल्क तो हम सबका है ना। अगर मुल्क होगा तो हम फिर सियासत हमारी रहेगी, हम सब एक दूसरे का मुकाबला भी करेंगे। तो उसके लिए तो हम सारे तैयार हैं कि जी मुज़ाकरात हो जाएं, कोई वे आउट निकल आए। लेकिन मसला ये है कि ये आगे से इनका जो रवैया है वो पहले कुछ और था, अब कुछ और है। ये शायद समझते हैं कि 26 नवंबर के बाद PTI बड़ी कमज़ोर हो गई है, अब इनके साथ लोग नहीं निकलेंगे। तो आपको पता है कि PTI के जो वर्कर है वो किसी लीडर के साथ अटैच नहीं, उसे इमरान खान के साथ अटैच है, और कोई जाए कोई आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये इमरान खान अगर कहेंगे कि निकलो, वो फिर निकलेंगे, क्योंकि 18 से 35 साल की उम्र के लोग ज्यादा हैं और वो बड़े जज्बाती हैं। तो ये जैसा इन्होंने कहा, मुझे बड़ी हैरत हुई। आज मैं लिस्ट देख रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग जो वहां गए ही नहीं थे, उनके नाम भी लिखे। अच्छा, वो लिस्ट कहाँ से आई है कि उन्होंने देखा है कि तंजीम में कौन लोग हैं, तहसील सदर कौन है, तहसील के जनरल सेक्रेटरी कौन है, KP के पूरी लिस्ट जो है वो कहीं से इन्होंने लेके उन सब के नाम डाल दिए कि जी ये जो FIR में देख रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई कि बहुत सारे लोग हैं नहीं यहाँ पे और उनके नाम उसमें डाले हुए। तो आप अंदाजा करें कि ये सिर्फ जो है ना, ये तो एक इंतकामी कार्रवाई हो गई ना। आप कैसे ऐसे दूसरे लोगों को शामिल कर सकते FIR में? ये तो जाली FIR हो गई ना। वो बेचारे लोग कहाँ मेरा सवाल तो अभी कायम है कि ये बयान आप अगर दोनों फ्री कैन, एक उस तरफ खड़ा रहे और एक उस तरफ खड़ा रहे और अपने तगड़े तगड़े बयान देते रहे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। लेकिन आप मेज़ पे बैठ जाएं, इधर मैं बैठा हूँ, इधर तारिक साहब बैठे हैं, बात करेंगे तो रास्ता निकल आएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि बैठें आपस में, बैठ के तो तय कर लें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तो होगी, आपके बंदे रिलीज कर देंगे वो, लेकिन आगे तो बढ़ें, पहला कदम तो आप लें। जी मलिक साहब, अगर हमारी कमेटी को देख लेना आप, तो आपका अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने सीरियस है मुज़ाकरात करने में। देखें ना, यही लोग हैं जो सियासी लोग हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, हामिद रजा साहब हैं, अब्बास साहब, ये वो लोग हैं जो मुज़ाकरात कर भी सकते हैं और मनवा भी सकते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि इनकी तरह कोई कहता है कि हमें इत्तला नहीं आई है। भाई साहब, आप भी तो टॉक शो में हमें दावतें देते रहे ना, तो आपको कैसे पता नहीं है कि हमने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है और हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं? फिर इसके बाद पार्लियामेंट में तकरीरें हो जाती है, फिर भी ये कहते हैं हमें कोई दावत नहीं मिली। तो दावत हम देंगे कि आप देंगे? पहले तो ये बात तय हो जाए ना कि मुल्क आप चला रहे हैं या हम चला रहे हैं। तो देखिए, मुल्क मुश्किल में है, ये सबको मानना चाहिए, चाहे वो मीडिया में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे आम आदमी हो। देखिए, हम कितनी झूठ हम बोल रहे हैं कि जी सिंगल डिजिट में महंगाई आएगी। अब सिंगल डिजिट का आम आदमी को नहीं पता है, वो तो जाता है, वो कहता है भाई अब ये तेल आप क्यों मुझे महंगा दे रहे हैं, ये दाल क्यों महंगी दे रही है, गवर्नमेंट तो कह रही है कि महंगाई खत्म हो गई है, ये चावल क्यों महंगे हो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं। बातचीत के ऊपर ही अगर अभी थोड़ा सा फोकस कर लें,
बातचीत वाले इशू पे फोकस कर लें। तारिक साहब, आपने कहा कि कुछ ऐसी मुस्बत बातें हो रही हैं जो आपको पता है, अभी मुझे नहीं पता या पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता, तो थोड़ा सा अनफोल्ड तो करें ना कि वो अगले 1-2 दिन में क्या ऐसा हो सकता है कि आप इकट्ठे बैठ जाएंगे। देखिए, जो गुफ्तगू हो रही है वो इसी नोयत की हो रही है कि पार्लिमान का फोरम है, इस फोरम के ऊपर जो है गुफ्तगू का आगाज़ हो, यहाँ पे बैठा जाए, कमेटी बना दी जाए, कोई कमेटी बना दी जाए। इससे पहले एक कमेटी जो है वो पार्लिमानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं, जिनका नाम अभी शौकत साहब ने लिया है, ये सारे उसमें मौजूद हैं। असद कैसर साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बैरिस्टर गौर साहब हैं, और उसको हेड खुर्शीद शाह साहब कर रहे हैं। और उसमें न सिर्फ तमाम जमातों के MNAs बल्कि सेनेटर्स भी शामिल हैं। सो वेरी हाई प्रोफाइल कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी है। तो वो फोरम भी एक ऑलरेडी मौजूद है। और अभी जब ये मुज़ाकरात की बात हुई तो सबसे पहले ये बात हुई कि उसे भी इस एंगल से भी फ़ाल किया जा सकता है कि जो जैसे अभी बात की अलीमा खान साहबा का आपने सुनाया, तो ये सारी बातें वहाँ पे भी रखी जा सकती हैं। मैंने आपको बेगुनाह लोगों के हवाले से बड़ा क्लियरली बता दिया है कि ये बात जो है, इससे पहले हम प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्शन ले चुके हैं और उनका शुक्रिया कि उन्होंने बिल्कुल हमारी इस दरख्वास्त पे फौरी ये हुक्म जारी किया कि इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को फौरी तौर पर रिहा करें। अब बात यह है कि इनमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके ऊपर हुकूमत जो है वो कोई ब्रेक लगा के बैठी हुई है कि जनाब नहीं इस पर तो हमने आगे बढ़ना नहीं है। और फिर जब आप बैठेंगे या इसके अलावा और कोई फोरम जो पार्लिमान से शुरू हो, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं वो बैठ जाएँ। आपके तो ज़ाहिर नाम आए हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो तो हमेशा ये बात करते आए हैं हमारे समेत कि जी बातचीत मुज़ाकरात वाहिद रास्ता है। और आज जो थोड़ी सी शौकत भाई ने बात की है असेंबली के अंदर, थोड़ा जो तकरीरों में कुछ अल्फाज कुछ ये वो, देखिए ज़ाहिर है सियासी जमातें हैं, उन्होंने कोई सियासत भी करनी होती है, फिर तकारीर की भी नोयत होती है। मैंने एक और प्रोग्राम में भी आज ये बात कही है, अब दोबारा दोहरा देता हूँ। कुछ तकरीरें ऐवान के लिए होती हैं, कुछ पब्लिक के लिए होती हैं, कुछ इमरान खान साहब के लिए होती हैं। तो ऐसा है ना, हमारा भी इसी तरह होता है, दाएं बाएं चीज़ें चल रही होती हैं। मुकर्रर कौन है और मुखातिब कौन है, ये मौका महल देखे, मौका महल देखे, तो इसलिए इसमें अच्छा, दो और भी बयान मैं आपको सुनवा देता हूँ। राना सनाउल्लाह साहब और शेर अफजल पर बात की है, दोनों तरफ आगे बढ़ने की ख्वाहिश है, पता नहीं क्यों कुछ अभी झिझक है या क्या चीज़ है। राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, दिखाएगा। अगर आपने ये कमेटी बनाई है और ये कमेटी जो है ये हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए है, लेकिन ये आपकी तरफ से तो कभी एक लफ्ज़ नहीं कहा गया आज तक कि जी हमने ये कमेटी बनाई है, ये हुकूमत से या अलाइड पार्टी से मुज़ाकरात करने के लिए कमेटी बनाई है। जो बयान जारी हुआ वो ये था कि जी हमने ये कमेटी बना दी है, जिसका दिल चाहता है वो आके बात कर ले। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जब तक इस हाउस की दोनों तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार आपस में बैठ के डायलॉग नहीं करेंगी, पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, ये सिस्टम नहीं चल सकता। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो भी बातचीत के हक में, दिखाइएगा। खान ने एक कमेटी बनाई हुई है मुज़ाकरात के लिए। क्या आप चाहते हैं कि ये जो मसले हैं पीपल पार्टी से मिलके, MQM से मिलके और तमाम स्टेक होल्डर JUI से मिलके एक कमेटी बना दें और वो कमेटी बैठ जाएं, और अगर वो ये समझते हैं कि ये TORs हैं तो एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें? ये खरी बात है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें? अगर मुल्क की फलाह में, पाकिस्तान में ये जो आग लगी हुई है, इस पे पानी डालने के लिए अगर अपना अना के खोल से कोई निकल सकते हैं, आप यकीन करें मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता हूं। तालिबान ने वहां पे कब्जा किया हुआ है और हमारे बहुत सारे अजला में ये सूरत हाल है। शौकत यूसुफ भाई साहब, जो शेर अफजल मरवत की बातें हैं तकरीर की, वो बातें दुरुस्त हैं, और पार्लिमानी कमेटी का जो कंसेप्ट है, तारिक फजल साहब भी उस तरफ इशारा कर रहे हैं, मरवत साहब ने भी वही बात दोहराई है। इसके ऊपर आपकी जमात को आगे आ जाना चाहिए। ये मेरे ख्याल में बेस्ट फोरम होगा। पार्लियामेंट इंडोर्स करे, फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट को भी इंगेज करना है तो इंगेज करें। देखिए, या तो ये अनाउंस कर दे कि जी हमारे लोग इनसे बात की जाए, वरना सारे मीडिया के ऊपर, फिर पार्लियामेंट के अंदर भी तकरीर हुई उस दिन, उसमें भी कहा गया कि आए मुज़ाकरात करें। सेनेट में भी हुआ, कौमी असेंबली में भी हुआ, बैरिस्टर गौर ने भी स्पीच की, वहां पे शिबली ने की। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको हम किस खत लिखते हैं इनको, या क्या कोई प्रॉपर तरीका जो होता है वो जनाब वजीर आजम साहब हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से संजीदा होना चाहिए जी, मुल्क मुश्किल में है, हम सबको पता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अना जो है ना, इस वक्त अना का इशू नहीं होना चाहिए। मैं तो खुद ये कह रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता सपोज चलो 2 दिन 3 दिन ये हो सकता है, ये इंतजार हो जाए PTI की तरफ से, अगर 3 दिन बाद हो गया कि अच्छा जी नहीं करना चाहते, ना करें।
अपोजिशन है ना, फिर एहतजाज, तो क्या ये मुल्क के लिए फायदे में है? क्या ये हुकूमत उसके साथ कंफर्ट फील कर रही है कि जी एहतजाज हो, बस ठीक है, जो करना चाहते हैं आप करें? स्ट्रीट पावर तो है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। लोग आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। वो अगर ये कहे कि जी इस्लामाबाद पहुंचो, ठीक है, आप मारते हैं, मारे हैं, आपके पास रियासती ताकत है, ये तो एक और बात है ना। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त मुश्किलात है, दहशतगर्दी बहुत पावरफुल है। मैं कल मेरे हल्के में, अभी मैं आपके प्रोग्राम के लिए अभी पहुंचा हूँ शाम, मैं गया था, वो जो 2 रात को चौकी पे हमला हुआ है, तो मैं, बहुत अच्छा दोस्त था मेरा इंस्पेक्टर हसन, वो शहीद हो गया, हवलदार था वो शहीद हो गया, मैं दोनों के उस पे गया, अभी घरों में गया उनके। तो देखिए ये ऐसे हालात हैं कि रात को उन्होंने चौकी पे हमला कर दिया, उनको मार दिया और चले गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुश्किलात हैं और हर जगह है, कोई एक जगह नहीं है। दहशतगर्दी जो है वो इस वक्त इतनी हाई लेवल पे वो पेनिट्रेट कर रही है। मरवा साहब कह रहे हैं वो अपने इलाके में नहीं जा सकते। केपी के कई ऐसे अजला हैं जहां आप शाम के बाद सफ़र नहीं कर सकते। आपने खुद ऐसे वाक़यात का भी तज़किरा कर दिया है। तो असल चैलेंज जिसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए वो मुल्क की दाखिली सलामती है, और इस सियासी कश्मकश से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा और हुक्मरानों को भी बढ़ना पड़ेगा। नहीं बढ़ेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। शौकत साहब, इसमें दिल बड़े करने पड़ेंगे सारों को। सर मैं बिल्कुल आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें कोई बता दे कि प्राइम मिनिस्टर से अप्रोच करें, उनको डायरेक्टली कहें कि जी आए मुज़ाकरात करें, किससे कहें बात करें, क्योंकि आप पार्लियामेंट में बात कर ली है और रोजाना टॉक शो मीडिया पे हमें भी तो कोई ऑफिशियली कोई इनकी तरफ से इन्विटेशन तो नहीं आती रही ना। यही टॉक शो में कहते रहे ना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, आ जाए। तो अगर कोई तरीका है, कोई ऑफिस इनका है कि जी इस ऑफिस को आपने बताना है, इन्फॉर्म करना है, तो बता दें। कोई तारड़ साहब के ऑफिस में बताना है तो मैं ये शौकत साहब की बात सही है कि कोई तहरीरी दरखास्त देनी है आपको, स्पीकर चैम्बर में जाके मुलाकात करें और बस आगे काम शुरू करें कमेटी में। नहीं, मैंने आज जैसे आपको अर्ज़ किया है, बात तो उनकी बिल्कुल बजा है कि अब ये वो क्या कहते हैं जनाब के, मुर्गी पहले थी अंडा पहले था, उस तरह की सूरत हाल नज़र आ रही है। ये नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बात बताई है, हमारी अपनी जमात के अंदर जो है ना वो इस तरह की बात हुई है कि हम किस फॉर्मेशन के तहत क्या चीज़ें लेके चलें। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉजिटिविटी है मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि वो देर आए दुरुस्त आए, कि अगर वो देर से ही आए हैं लेकिन उन्हें भी पता चल गया है कि मामलात जो हैं वो सियासी अंदाज से ही आगे बढ़ेंगे। वो आज भी, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ये तो उनकी तकरीर आपने दिखाई है स्पीकर ऑफिस में, आज स्पीकर से मिलने के लिए कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त आए हुए थे। ज़ाहिर है पार्लियामेंट का बिजनेस है, वो आते हैं, स्पीकर ऑफिस सबके लिए है, कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। वहाँ भी राना साहब ने यही बात की जो मैं आपसे कर रहा हूँ। उन्होंने कहा यार हमें 35 साल बाद 36 साल बाद कितने मद्दोजर से गुजरना पड़ा, मुस्लिम लीग नून को, मियां नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, लेकिन रास्ता जो है वो सियासत से ही है। वो कोई फसाद, तशद्दुद और मार धाड़, सड़कें बंद करना, शहर बंद करना, ये इससे कभी रास्ता नहीं बनता। और मेरा वो फेवरेट डायलॉग है, आपको पता है, मैं बड़े खुलूस से और उससे हमेशा से कहता आ रहा हूँ पिछले 10 महीने जब से गवर्नमेंट है कि 2 महीने में बैठें, 2 साल में बैठें, 10 साल में बैठें, बैठ के ही मामलात आगे चलेंगे। सर आपकी बाज़ का ऐसे बयानात आ जाते हैं, वैसे तो आप कहते हैं कि वो सियासी बयानात है, लेकिन उनसे लगता यह है कि आप सोच रहे हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव में है तो इनको ह्यूमिलिएट करें। उन्होंने कमेटी बना दिया तो कहें कि जाओ तुम्हारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। तो आपको मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए सियासी माहौल को दुरुस्त करने के लिए। मस्कर उड़ाएंगे तो फिर मामला आगे नहीं चलेगा। सब बात यह कि तीसरी दफ़ा हमारी गवर्नमेंट जो है वो मरकज़ में है और मुल्क को चला रही है, निज़ाम को चला रही है। बात यह है कि ये एक संजीदा मामला है। मैं उसको बात ये करना चाह रहा था कि एक संजीदा मामला है। ये तमस्कर उड़ाना या किसी को तंज़ व तज़ीक़ का निशाना बनाना कुछ छोटा आदमी कर सकता है। कभी भी कोई मैच्योर पॉलिटिकल, जो मैं कहूँगा स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स भी हो ना, बड़े लीडर को तो छोड़ दें, वो ये नहीं करता। और अभी जो मैं वो उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, शौकत भाई ने जो शुरू में बात की कि समझते हैं जनाब कि 26 नवंबर के बाद हम कमज़ोर हो गए हैं और साइड लाइन या कॉर्नर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हर पार्टी का अपना एक वजूद है, हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रेंथ है, हर पार्टी के अपने चाहने वाले हैं, उसके वर्कर हैं, उसके साथ कुछ वोटर होते हैं, कुछ सपोर्टर होते हैं, ये सारे लोग मिल के एक जमात बनते हैं ना। तो ये कोई तमस्कर उड़ाना या ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई है
कि चूँकि अवान के माहौल में जब थोड़ी गर्मा गर्मी आ जाती है और किसी तरफ से कोई सख्त बात आ जाती है, उसको रिस्पॉन्ड जो है वो कोई दूसरा फ्री कर देता है, लेकिन उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि हम जो है इस सूरत हाल में समझ रहे हैं कि जनाब अब रावी चैन ही चैन लिखता है और इसके बाद जनाब अपोजिशन जो है वो कोई दब गई है, कोई दफन हो गई है और अब जनाब अब अपना घोड़े दबाएं, इस तरह नहीं है। अपोजिशन का एक वजूद है और आज भी अगर आप देखें राना सनाउल्लाह, अगेन मैं तीसरी दफ़ा उनका नाम लिया क्योंकि बड़े मेच्योर पॉलिटिशियन हैं हमारे, वो मेंटोर भी हैं, उन्होंने किसी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा गवर्नमेंट और अपोजिशन ये गाड़ी के दो पहिए हैं, ये मिलेंगे तो गाड़ी आगे चलेगी। अच्छा, मौलाना हनीफ जलंधरी साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मदारिस के ऊपर एक और तनाव वाली कैफियत मौजूद है। हनीफ जलंधरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कल आपके वफाकुल मदारिस की मीटिंग्स भी हो रही और बड़े बड़े उलमा इकराम, नामवर उलमा इकराम उसमें मौजूद थे। तकी उस्मानी साहब थे, बड़ी बड़ी शख्सियात थी, मुफ्ती मुनीब साहब थे। तो अब क्या सूरत हाल है, अभी लेटेस्ट पोजीशन क्या है? हुकूमत की तरफ से कुछ तजावीज़ भी थी नए मसवदे की शक्ल में, उलमा इकराम को मंजूर है या नहीं मंजूर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो जनाब का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। तंजीमात मदारिस का मौक़िफ़ ये है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मदारिस रजिस्ट्रेशन का तरमीमी बिल मुत्तफ़िक़ा तौर पर दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ है, ये खुद हुकूमत ने पेश किया है। ये ड्राफ्ट भी हुकूमत का था, हमने उसको कबूल किया था और पेश भी लॉ मिनिस्टर ने किया था और ये 20 अक्टूबर को सेनेट से और 21 को कौमी असम्बली से पास हो गया। 28 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान ने इस पर एक एतराज़ लगाया। स्पीकर साहब ने उस एतराज़ को दुरुस्त किया और आर्टिकल 175 का हवाला दिया कि ये लफ्ज़ी गलती थी और इस लफ्ज़ी गलती की बुनियाद पर इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको दोबारा पार्लियामेंट में लाया जाए, ये मेरे इख्तियार में है और मैंने ये गलती दुरुस्त कर दी है। वो दुरुस्त करके उन्हें वापस भेज दिया और उसके बाद फिर 13 नवंबर को, यानी वापस उन्होंने 1 नवंबर को भेज दिया था। 13 नवंबर को फिर सदर पाकिस्तान ने मजीद कुछ के वो बजाय स्पीकर को भेजने के पार्लिमानी उमूर की वजारत को भेजा और 10 दिन की मुद्दत ख़त्म हो गई थी और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब के को पास ये इख्तियार नहीं था कि वो दोबारा कोई एतराज़ लगाएं। वो एक मरतबा में, पहली मरतबा में जो एतराज़ लगा सकते थे उन्होंने लगाया और स्पीकर साहब ने खुद ये कहा कि अब मेरे उसके मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक भी और कानून के मुताबिक ये अब एक्ट बन चुका है और अब इसकी ज़रूरत नहीं है कि इसको किसी और इजलास में पेश किया जाए। हनीफ जलंधरी साहब, यहाँ तक तो बात ठीक हो गई कि आप चाहते हैं कि वो जो बिल है उसी को एज इट इज़ माना जाए। हुकूमत के और सदर साहब के इतराज़ात हैं, इसीलिए उन्होंने नया मसवदा आपको दिया था। तो नए मसवदे में क्या बहुत बड़ी तब्दीली है जो आपको नागवार गुजरी है या उसके ऊपर काम हो सकता है? जी देखिए, मैं अर्ज करता हूँ कि हमारा मौक़िफ़ तो यह है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का, जमहूरी इदारे के एहतराम का और आइन का तकाजा यह है कि उसका तो गजट किया जाए, नोटिफिकेशन किया जाए, उसमें रुकावट न डाली जाए। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट भी मौजूद है, हम भी मौजूद हैं, किसी माकूल बात से हमें इनकार नहीं है। अगर गवर्नमेंट समझती है कि उस वक्त मौके पर हम कोई मजीद चीज़ें भी हम शामिल करना चाह रहे थे जो हमारा ज़हन में नहीं आई, अब आई है बाद में, तो वो तरमीम पर हमसे बातचीत कर ले। जब भी चाहेगा हम इंशाल्लाह उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क के इस्तेहकाम में या अमन में कोई खलल आए। पाकिस्तान पहले ही मसाइलिस्तान बन चुका है, तो हम हर वक्त इंशाल्लाह पाकिस्तान के मफाद के लिए हर बात पर बैठने को, सोचने को, ताउन करने को तैयार हैं। लेकिन एक उसूल के मुताबिक हम नहीं चाहते कि गलत रिवायत कायम हो जाए कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा फैसले जो हैं वो उसके बावजूद उसमें कोई रुकावट गैर कानूनी डाल दी जाए। कोई ऐसी फॉलो अप मीटिंग प्लान है जिसमें इस चीज़ को हतमी शक्ल दी जा सके? कोई हुकूमत के साथ इंगेजमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि अभी तो आप दोनों एक जगह पे खड़े हो गए ना, हुकूमत चाह रही है कि नया बिल आ जाए, आप कहते हैं इसी को माना जाए, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपस में कब दोबारा बात करेंगे? मैं अर्ज करता हूँ कि इसमें तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को चाहिए कि वो दानिशमंदी का मुजाहरा करे, वो इस मंजूर शुदा बिल का इसका नोटिफिकेशन कर दे और उसके बाद चाहे तो 2 दिन में, 3 दिन में, जब चाहे वो मीटिंग बुला ले और मीटिंग आकर हमारे साथ मशवरा कर ले और कोई वो मुनासिब तरमीम अगर लाना चाहते हैं तो पार्लियामेंट भी मौजूद है। बगैर नोटिफिकेशन के बाद नहीं करेंगे, जब तक वो नोटिफाई नहीं होता, गजट नोटिफिकेशन जब तक नहीं होता पुराने वाले बिल का, तब तक आप बातचीत नहीं करेंगे? नहीं, बातचीत से हमें कोई इनकार नहीं, बातचीत हो सकती है, लेकिन बातचीत को उस वक्त करें जब पहले वो इसका गजट कर दें, ताकि इसमें कोई रुकावट ना वो डालें। ये एक कानूनी चीज़ है, एक आईनी चीज़ है।
इसके अंदर कोई, मैं समझता हूँ कि रुकावट की कोई वजह नहीं है। मौलाना हनीफ जलंधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन की। बाकी जी हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन वाला बिल भी एक अजीबो गरीब मज़ाक़ खेज़ सूरत हाल है। 26वीं आइनवी तरमीम के मौके के ऊपर नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने भरपूर तरीके से वादा भी किया और बिल पास भी करवाया, और फिर तकरीबन वक्त गुजरने के बाद, क्योंकि बज़ाहिर तारीखों से ऐसा ही लगता है, सदर साहब ने कुछ इतराज़ात लगाए। इतराज़ात हैं भी तो आप सियासी तौर पर इंगेज करके रास्ता निकाल सकते हैं, लेकिन दोनों फरीक अपनी अपनी जगह पर बयान दाग रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट दिया, दिखाएगा। ये जो कहा जाता है जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा और अमेंडेड जो है वहाँ से, कोई अमेंडेड हम कबूल नहीं करेंगे। हालात खामखा बिगाड़ की तरफ न ले जाएं। अगर इससे आगे पीछे मामला गया तो यकीनन फिर ऐवान नहीं मैदान में फैसला होंगे। क्योंकि एक्ट बन चुका है, लिहाजा एक्ट बनने के बाद तरमीम इस वक्त तो नहीं हो सकती, बाद में अगर कोई तजवीज़ आ गई तो बात कर सकते हो। पार्लियामेंट की इज्जत करो खुदा के लिए, रिवायात को खराब मत करो, आइन को खराब मत करो। आप आज नहीं 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन न करें और न करें, खुदा की कसम दीजिए मदरसा जिंदा रहेगा, बरकरार रहेगा। डॉक्टर साहब, फिर ईवान में होगा या मैदान में होगा? मसाइल का हल तो ईवान में ही होता है, मैदान में तमाशा होता है, और तमाशा मसाइल का हल नहीं होता। मौलाना साहब बहुत काबिल एहतराम है और बहुत ज़ीरक सियासतदान है और हमारी क़यादत के बहुत करीब हैं, कल भी और आज भी, और काबिल एहतराम है। उन्हें पता है इस बात का कि फ़ैसले जो हैं वो ऐवान में ही होते हैं। बाकी उन्होंने अच्छी आज खूबसूरत तकरीर हुई मौलाना साहब के बाद। फिर फंस कहाँ गया ये बता दें, मैं अभी तक समझ नहीं सका। 3-4 रोज़ हो गए। 1860 का सोसाइटी एक्ट आपने अमेंड किया, रजामंदी से अमेंड किया। गुजारिश ये है कि मौलाना साहब, मैं दोबारा कहूँगा कि हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जो वज़ीर कानून है उन्होंने जो बात की है, मैं अचानक वज़ीर कानून को अब क्यों याद है, पहले क्यों नहीं याद है? नहीं, मैं अर्ज़ करता हूँ ना, अब दोनों में फ़र्क क्या आ गया। फ़र्क ये है कि मौलाना साहब का नुक्ता ये है जो आपने तकरीर बताई कि ये बिल चूँकि पास हो चुका है, वेरी राइटली ही सेड, ऐसा ही है, असम्बली से पास हुआ, सेनेट से पास हुआ, सदर साहब के पास गया, और बकौल उनके है कि अब उसमें पहले एक एतराज़ आया, सदर साहब ने वो लगाया, फिर दूसरा नहीं लगा सकते थे, स्पीकर ने कह दिया गया अब ये टाइम ख़त्म हो गया है और अब इसे एक्ट बंद, तो अब इसका गज़ट नोटिफिकेशन करें और इसे ख़त्म करें। बहुत मामूली सा फ़र्क है। कंटेंट अपनी जगह पे, जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की उन तमाम शिकों का हवाला दिया जिसके तहत सदर जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ना, पार्लियामेंट की। सर सदर साहब को अब क्यों याद आया? 26वीं तरमीम के मौके के ऊपर सारे वादे तो करके आए। अब नहीं, उसमें जो उन्होंने एक बड़ा होने की हैसियत से, एक जैसे घर में बड़ा होता है, फादरली फिगर होती है, उन्होंने अगर कोई एतराज़ात लगाए हैं, अब इसका हल जॉइंट सेशन, और जॉइंट सेशन में भी ज़रूरी नहीं है कि जो एतराज़ात उन्होंने लगाए हैं वो उस बिल का हिस्सा बनाए जाएं। अगर उन्हें साइड पे रख के ओरिजिनल हालत में, जैसे पहले सेनेट ने और कौमी असम्बली ने बिल पास किया था, उसी तरह भी अगर जॉइंट सेशन पास कर देता है तो उसके बाद 10 दिन बाद सदर साइन करें ना करें, उसने एक्ट बन जाना है। ये मौक़िफ़ है लॉ मिनिस्टर का। अब ये बारीक सा फ़र्क है, और उसके लिए मैं आपको इंटेंशन बता देता हूँ गवर्नमेंट की, बहुत क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन जो है वो तारड़ साहब को, लॉ मिनिस्टर को दी है। उसके साथ ड्यूटी जो है राना सनाउल्लाह साहब की उन्होंने लगाई है कि बैठ के ये जो थोड़ा सा टेक्निकल बात हम कह रहे हैं कि थोड़ा ये आइनी हम उसमें हैं, ग्लिच में हैं, वो कह रहे हैं कि आप उससे निकल चुके हैं, तो इसको देख लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं तो पहले भी एक एंकर को आप ही के चैनल पे कहा था, यार हमें ना मौलाना साहब से लड़वाएं, ये हमारा मसला है, ये आपका मसला नहीं है। आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा। शौकत यूसुफ साहब, इनकी लड़ाई कोई और करवा रहा है, हमारा उसमें कतन रोल नहीं है। ये सिर्फ अब एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हैं कि किसके मुद्दा किसके गले डालें, ये तरीका ढूंढ रहे हैं। 2019 का एक बिल है, वो पहले भी मौजूद था जब ये 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर फजल रहमान साहब से वादा कर रहे थे, आप ही के दौर का पास किया हुआ। तो अब मसाइल अचानक से कैसे क्रॉप अप हुए हैं, मैं अभी तक समझ नहीं सका कि सारी आफ्टर थॉट्स अभी क्यों आ रही हैं, पहले महीना क्यों नहीं आई? शौकत साहब, ये इन्होंने वो जो पानी साकित हो जाता है ना, तो इन्होंने एक पत्थर फेंका है, अब ये देख रहे हैं कि उसकी कितनी किरणें बनती हैं। ये मेरे ख्याल से मौलाना को इन्होंने छेड़ दिया, लेकिन मौलाना को मैं अगेन कहूँगा, वो बड़े आप ज़ीरक सियासतदान समझे जाते हैं। वो कैसे धोखे में आ गए, वो कहते हैं ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ। तो भाई आपके साथ फ्रॉड तो नहीं हो सकता, आपके साथ फ्रॉड कैसे हुआ और किसने किया? क्योंकि आप तो पहले भी इन्होंने बना दिया था उसको, पीडीएम का चेयरमैन बना दिया था सदर, तो फिर उसके बाद वो नाराज हो गए कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है। अभी फिर आपके साथ तो सारी जिंदगी आपके साथ आप धोखे ही खाते रहेंगे।
तो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये जो उलमा को तकसीम करने की जो कोशिश हो रही है ना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है। मदारिस और उलमा ये सारे काबिल एहतराम है हमारे लिए। सियासत अपनी जगह, सियासत ठीक है कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात सियासत करे, लेकिन बहुत सारे ऐसे मदारिस हैं जिनका सियासत से कोई वास्ता नहीं है। तो ये बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है कि कौमी असम्बली ने पास कर दिया, सेनेट ने पास कर दिया, आप कहते जी मुश्तरका इजलास बुला के मामले को हल करेंगे। भाई आपने हल करना है, अगर आपने मुश्तरका इजलास में भी वही चीज पेश करनी है तो फिर तो बता दें, तो यही हो गया ना। अगर नहीं करनी है तो ये भी बता दें कि जी वो सदर साहब नहीं कर रहे। अब ये अच्छा है कि वफादरली फिगर भी बन गया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छी बात है। कम अज कम तारिक साहब के मुकाबले में ये तो फायदा है पाकिस्तान को। तो मैं समझता हूँ कि ये उलमा को हुकूमत की तरफ से अभी ना ही है, हुकूमत की तरफ से अभी हाँ नहीं है, लेकिन इनका रास्ता आगे क्या होगा वो भी अभी क्लियर नहीं है। अभी सिर्फ मौलाना साहब को अच्छी बातों से बहलाने की कोशिश हो रही है। एक सेगमेंट में ब्रेक करीब आ रही है। शौकत यूसुफ साहब आपका भी और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया। हम ब्रेक से वापसी पे आए तो मिफ्ता इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ जाएंगे। 944 मिलियन डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस है पहले 5 माह का। इंटरेस्ट रेट भी 13% पे आ गया और जो इन्फ्लेशन है वो 4.9%, जो 6.5 साल की कम तरीन सतह है उसके ऊपर आई है। क्या मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको वेलकम कर रहा हूँ प्रोग्राम में, ये एक वेलकम सिग्नल है टर्न अराउंड का, या एक छोटा सा एक स्पेस मिला है हमें, अभी बहुत खुश नहीं होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका नदीम भाई। ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में शरह सूद कम हुआ है और अफरात ज़र कम हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई कम हुई है, वो शायद ये बात नहीं समझते कि महंगाई कम नहीं हुई। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार की तेज़ी में कमी आई है, उस रफ्तार में कमी आई है। तो जो चीज़ें पिछले साल 25% से महंगी हो रही थी वो इस साल कम महंगी होंगी, लेकिन महंगी ज़रूर हो जाएंगी। साथ साथ हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, तो हमारे लिए वो चीज़ें ख़रीदना और मुश्किल हो गई है। जो दाल 160 रुपए की थी पिछले साल और 200 रुपए की हुई थी, वो अब 225 की हो जाएगी, तो वो मज़ीद हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगी। दूसरी जो ख़बर आपने दी है कि जारी खसारा बेहतर हो गया है और बल्कि इसमें सरप्लस हो गया है, और ये पहली मरतबा हुआ है शायद 2015 के बाद। तो उस पर उसके अंदर ज़रा सा देखें कि क्यों हुआ है, तो पता चली कि 4% आपकी बरामदात बढ़ी हैं, जो कि मेरे ख़्याल से बड़ी खुशाइन बात है कि बरामदात बढ़ी हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि हुकूमत का अपना टारगेट ये है कि वो 15-20% बरामदात बढ़ाना चाहते हैं सालाना तौर पर, क्योंकि वो 4-5 सालों में एक्सपोर्ट्स को डबल करना चाहते हैं। तो उनको 18% की ग्रोथ चाहिए और इनको 4% की मिली है। दूसरी तरफ हमारा दरामदात कम हुई है 7% से, वो ज़ाहिर है कि अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब है कि मशीनरी पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रही, केमिकल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं हो रहे, इतनी मैन्युफैक्चर्ड इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट नहीं हो रहे कि जिसको हम फिर री एक्सपोर्ट करें। तो वो एक तशवीशनाक बात है। और फिर उसके बाद जो रेमिटेंस बढ़े हैं मेरे ख्याल से 18-20%, वो भी एक आई गेस अच्छी बात है, विच शोज़ के यहाँ से पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं और पैसे भेज रहे हैं। अच्छा मिफ्ता साहब, जो रिमिटेंसेस वाला फिनोमेना है वो बड़ा ही पॉजिटिव है। कुछ $3 बिलियन पर मंथ पे हम चले गए, 36 अरब डॉलर के करीब चले जाएगी इस साल रिमिटेंसेस। मुझे लगता है ट्रेंड बड़ा पॉजिटिव है। हम इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं रिमिटेंसेस की पावर को। एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमा के हमें रिमिटेंसेस दे रही हैं इस वक्त। जी, एक ज़माना था नदीम भाई के रेमिटेंस जो थी वो एक्सपोर्ट से काफ़ी कम होती थी, आधी के बराबर होती थी, फिर करीब आ गई, अब ज़्यादा हो गई है। और जिस तरह चल रहा है कि पाकिस्तान में जितना पेट्रोल में जितनी बिजली महंगी है, जितनी गैस महंगी है, जितने टैक्सेस ज़्यादा हैं, चाहे वो सैलरी क्लास पे हों या कंपनीज़ पे हों या बिजनेसेस पे हों, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कम रहेगी, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स कम रहेंगे और हमारे होनहार बच्चे जो हैं वो मुल्क के बाहर जाके हमको रेमिटेंस भेजा करेंगे। तो हम एक रेमिटेंस बेस्ड कंट्री हो जाएंगे अगर यही ट्रेंड चलता रहा। मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छी बात है। रेमिटेंस बढ़े वो तो ठीक बात है किसी एक साल, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने रेमिटेंस पे ही गुजारा करना है, लॉन्ग टर्म अगर आपने इसी चीज़ पे तकिया करना है कि अपने पढ़े लिखे नौजवानों को मुल्क के बाहर जाना पड़ेगा नौकरी ढूंढने, तो वो शायद एक
सही स्ट्रैटेजी नहीं है। अभी भी आपने देखा कि जो ग्रीस में कश्ती उल्टी है उसमें भी जो 45 लोग पाकिस्तानी थे, 2-3 जाँ बहक भी हो गए। उससे पहले एक मरतबा जब हादसा हुआ था तो कुछ 100 लोग से ज़्यादा पाकिस्तानी थे। तो एक लिहाज से देखा जाए तो ये शर्म की बात भी है कि जहाँ पे भी इलीगल माइग्रेशन भी हो रही होती है, लीबिया से ग्रीस भी हो रही है, तो उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी है। अच्छा मिफ्ता साहब, एक चीज़ जो हमारे कुछ सियाने हैं पॉलिसी साहब, उनकी मेरी समझ से अकल से बिल्कुल वो बालातर हैं। हमें टेक्सटाइल शायद कोई 25-30 अरब डॉलर मज़ीद कमा के नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें हमने कोई बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं की रिसेंट ईयर्स में। पीटीआई के दौर में आखिर में जब इन्होंने वो टर्फ की स्कीम दी थी तो कुछ पैसा आया था, अदरवाइज डेड चल रहा है बड़े सालों से। एक एरिया है आपका आईटी एक्सपोर्ट्स का और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का, और उसका बेड़ा गर्क करने के लिए हमने पिछला 10 महीने का टाइम पूरा जोर लगाया है कि यहाँ से कुछ ना हो पाए। कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, कभी वीपीएन की शर्त आयद कर देते हैं। तो पॉलिसी साजिश में तो कोई अकल का काम होना चाहिए। 8-10 अरब डॉलर आसानी से आपको ये एरिया कमा के दे सकता है। नदीम भाई, जो एकदम सितम की बात है वो ये है कि उन हमारे बच्चे जो कि ख़ुद किसी ने थोड़ा सा डिप्लोमा लिया हुआ है, हुकूमत की यूनिवर्सिटियों से कुछ नहीं पढ़ा हुआ, और ख़ुद बेचारों ने बैठ के अब इंटरनेट से ख़ुद ही सीखा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली हैं, सी सीख ली है, किसी ने C++ सीख ली है, जावा सीख ली है, वगैरह वगैरह। और वो बच्चे जो हैं वो अब दुनिया भर में अपनी हुनर बेच रहे हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। मैं लास्ट वीक इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट में था, तो एक बच्चा मेरे पास आया और मैं इससे पूछ रहा था कि बेटा क्या करते हो, तो उसने कहा सेमीकंडक्टर सपोर्ट सर्विसेज में काम करता हूँ। तो मैंने कहा बेटा पाकिस्तान में ये होता है? तो बोलता है नहीं अंकल, वो अमेरिका में होता है, मैं यहाँ से उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ इस्लामाबाद से। तो मैंने फिर इससे पूछा कि इंटरनेट से तकलीफ़ होती है? तो बोलता है कि देखें हमारा सारा काम जो है वो VPN के थ्रू होता है, जो उस कंपनी के सर्वर पे होता है, क्योंकि उनकी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। तो हमको ये करना बहुत मुश्किल होता है। हम ये VPN पे कर रहे होते हैं। जब हमने PTA से पूछा कि अपना VPN कैसे रजिस्टर करें, तो उन्होंने कहा कोई सेटिंग से कर लो। उनको ये भी नहीं पता थी कि किस सेटिंग से करोगे। उन्होंने कहा सारी सेटिंग्स ट्राई कर लो, किसी एक से हो जाएगा। तो सीरियसली आई थिंक कि ये जो इंटरनेट बंद करने की जो रविश है पाकिस्तान में, और स्लो कर देने की, और कभी VPN बंद कर देने की, कभी फलां ऐप बंद कर देने की, कभी फलां ऐप बंद कर देने की, ये एकदम काउंटर प्रोडक्टिव है। जो आई मीन जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो PTI का बयानिया है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो तो लोगों तक पहुंच जाता है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड तस्वीरें खुले ना खुलें वो दूसरे दिन मिल जाता है। और वो जो भी आपको मतलब हुकूमत का बयानिया जो है उससे बहुत ज़्यादा PTI का बयानिया चलता है पाकिस्तान में। हुकूमत के पास तो खैर कोई बयानिया है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ कि अगर फेक इन्फॉर्मेशन है तो उसको करेक्ट इन्फॉर्मेशन से आप काउंटर करें, अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो सही इन्फॉर्मेशन से काउंटर करें। ये इन्फॉर्मेशन बंद करना आज के दौर में ये मुनासिब नहीं है। और इससे हमारे ये जो बच्चे जिनको हम नौकरी नहीं दे सके, जो पाकिस्तान में बैठ के बेचारे वीज़ा भी नहीं ले सकते, और जिसको बहरहाल अपने हुनर की वजह से नौकरी मिली, अगर उनकी रोज़ी रोटी के पीछे भी हम पड़ जाएँ तो बहुत ज़्यादती है। सर अभी जो हमारे रिज़र्व्स हैं कोई 12 अरब डॉलर के करीब रिज़र्व्स हैं, और उसके अंदर पिछले कई महीनों से हम मुसलसल इंटरबैंक से बाइंग भी करते रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, शायद आप उसके ऊपर कुछ रोशनी डाल सकें। क्या एक्सचेंज रेट मौजूदा आपको लगता है कंपैरेटिव है 278 के ऊपर अच्छा है, या वो हमारी बाइंग की वजह से 278 पे, अदरवाइज ये स्ट्रेंथन हो जाता रुपये? लेकिन जो सर मैंने सुना है कि 1.8 बिलियन डॉलर्स स्टेट बैंक ने पिछले 3 महीने में ख़रीदे हैं इस क्वार्टर में। तो इसका मतलब है कि काफ़ी हेल्दी सिचुएशन है रुपए की एक्सचेंज रेट की। और अगर स्टेट बैंक नहीं ख़रीदता तो शायद रुपया की वैल्यू बढ़ जाती। लेकिन स्टेट बैंक को ये ख़रीदना ज़रूरी है, क्योंकि हमको इस वक्त कर्ज़ नहीं मिल रहा, तो हमको अपने जो रेमिटेंसेस जो पेमेंट्स करने के लिए ख़रीदना ज़रूरी है। तो जो पिछली गलतियां हमने करी थी उसकी वजह से अब हमको ये डॉलर्स की ज़रूरत तो है। एक्सचेंज रेट पे नदीम भाई मैं फिर ही गुजारिश करता हूँ कि मुझको या किसी साहब को नहीं पता होता कि रेट सही क्या है। जो मार्केट का रेट होता है वो रेट होना चाहिए, और अगर मार्केट में ये रेट है स्टेट बैंक के ख़रीदने के बाद भी, तो ये रेट ठीक है। इससे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही हैं। हमको जो इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट हो रहा है, हम जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं वो एक्सपोर्ट हो रहा है, और जो हमको कर्ज़ हमने लिए हुए हमको वापस करने हैं वो वापस हो रहे हैं। अगर हम आज ये नहीं ख़रीद रहे होते तो हो सकता है कि रुपया थोड़ा सा बढ़ जाता, चीज़ें थोड़ी सी और सस्ती हो जाती, लेकिन उससे फिर एक्सपोर्ट कम हो जाता, इंपोर्ट बढ़ जाता। क्योंकि हमने वो पिछले दौर में कर्ज़ ले लिया है, तो अब हमारे पास ये इजाज़त नहीं है कि हम थोड़ा इंपोर्ट बढ़ाएँ। तो मेरे ख्याल से जो मार्केट का फ़ैसला है वो ठीक है।
फ्रेंडली कंट्रीज से हमारी बड़ी आस उम्मीद थी। किसी ज़माने में तो $100 अरब की बहुत ही हम बड़ी बड़ी फिगर बताते थे। सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट की आस है, कतर से इन्वेस्टमेंट की आस है, UAE से पैसे की उम्मीद है। इसी तरीके से अब आज़रबाईजान से भी सोचा जा रहा है कि वो भी आएगा, ऑयल एंड गैस में इन्वेस्ट करेगा। मटीरियलाइज नहीं होता, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती हैं, आगे नहीं चलता। आपको वजूहात क्या नज़र आती हैं? सर, इस मुल्क में, पाकिस्तान में बिजली की कीमत पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा है, और जितने भी हम पल्ला ममालिक हैं या तुमसे हमसे अमीर ममालिक हैं उनसे भी ज़्यादा है। थाईलैंड से हम आगे महंगी बिजली है, इंडोनेशिया से महंगी बिजली है, साउथ अफ्रीका से महंगी बिजली है, वियतनाम से महंगी बिजली है, केनिया से महंगी बिजली है, और साउथ अफ्रीका से महंगी बिजली है, और हिंदुस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से तो है ही। इसी तरह गैस जो है थाईलैंड के अलावा तमाम ममालिक से महंगी है। तो हमारी यूटिलिटी सबसे महंगी है। पाकिस्तान में कंपनीज़ के ऊपर 59% टैक्स है जो वो डिविडेंड अपने आप को देती हैं, और इसमें अभी मैंने वर्कर्स वेलफेयर फंड नहीं लगाया। पाकिस्तान के अंदर रेड टेप है, पाकिस्तान में लैंड महंगा है, पाकिस्तान में परमिशंस महंगी हैं। तो मुझे ये बताइए कि कोई सऊदी अरब का या UAE का या XYZ किसी भी मुल्क का इन्वेस्टर जब पाकिस्तान में या दुनिया भर में इन्वेस्ट कर सकता है तो वो पाकिस्तान क्यों आएगा? इसीलिए आज तक हमको ये सोचना चाहिए कि $1 का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आया है जो पाकिस्तान से कुछ बनवा के दुनिया में भेजे, चाहे वो जूते हों, पतलून हो। ये लोकल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, कोई बाहर से नहीं आता है, जो कि बांग्लादेश में होता है कि कोरियन इन्वेस्टर्स बांग्लादेश में चले गए, बांग्लादेश वियतनाम में होता है कि कोरियन इन्वेस्टर्स, जापानीज़ इन्वेस्टर्स वियतनाम में चले गए, जापानीज़ इन्वेस्टर्स मलेशिया में चले गए, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया में जाते हैं। हमारे यहाँ कोई नहीं आता क्योंकि हमारी चीज़ें बड़ी महंगी हैं। तो और दूसरा ये कि ये गलत तकिया हमने करा हुआ है। पाकिस्तान में एनुअली पिछले 15 साल से आप देख लीजिए औसतन $2 बिलियन का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, और औसतन पाकिस्तानी जो है वो $45 बिलियन का इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको $45 बिलियन जो इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तानी, उसके लिए चीज़ें आसान करनी चाहिए, और कोशिश ये नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ मुल्क से हम जाके बोलेंगे यार शेख साहब प्लीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर दें। कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे मुल्क के हकीकी हालात इतने बेहतर हो जाएं कि ख़ुद जो लोग हैं, चाहे वो सऊदी अरब से हों या जर्मनी से हों या अर्जेंटीना से हों, ख़ुद ये महसूस करें कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करोगे तो 4 पैसे कमाओगे। यहाँ पे ये सूरत हाल नहीं है। आप देख लीजिए कि जो कंपनियाँ हैं, चाहे वो शेल हो, वो छोड़ के गई है, कितनी दवाइयों की कंपनियाँ चले गई हैं, अद्वियात की कंपनियाँ, दीगर ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियाँ सारी चले गई हैं। तो जब कंपनियाँ छोड़ के जा रही हैं तो नई कंपनी क्यों आएगी? मेरी समझ से बाहर है। तो हमको ये वाला जो है ये रेड हेरिंग चेस ही नहीं करना चाहिए। एक जाते जाते आपसे FBR के ऊपर भी पूछ लूँ सवाल। इतने टैक्स लाद दिए हमने, जहाँ जहाँ सैलरी क्लास को भी काटा जा सकता था काट लिया, हर एरिया के ऊपर हमने बोझ डाल दिया। अभी भी शॉर्टफॉल है, हालांकि इस तमाम अरसे में इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक थी पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी अभी शॉर्टफॉल है। क्यों? सर, एक महदूद तबका है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर, अर्बन वर्कर्स के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मिडिल क्लास अर्बन वर्कर्स, 50,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह वाला। आप टैक्स लगाते हैं बिजनेसेस के ऊपर और अर्बन उसके ऊपर क्लास। आप 1000 गज की अराज़ी किसी के पास हो, 1000 एकड़ की अराज़ी हो, ज़रूरी आप टैक्स नहीं लगाते। आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी हो शहरों के अंदर, सूबों के अंदर, आप उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाते। तो एक तो आपने टैक्स का जो निज़ाम है वो बड़ा नैरो रखा हुआ है, और आपके पास हॉरिजॉन्टल इक्विटी नहीं है कि बराबर के लोग बराबर टैक्स दें, ना आपके पास वर्टिकल इक्विटी है। तो आपने टैक्स निज़ाम ही ऐसा नहीं है कि जिससे आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले सकें। जब तक आप टैक्स लॉस को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, रेट्स को ये बताएंगे। जी मिफ्ता साहब, आप अपनी कॉल सुनिए, मेरे पास वैसे भी सेगमेंट का वक्त करीब आ रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।